बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी संगठन चुनाव के लिए प्रदेश चुनाव अधिकारियों की घोषणा कर दी है। आपको यहां जानकारी दे देते हैं कि जिसमें महेंद्रनाथ पांडे को यूपी का चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 6 सह चुनाव अधिकारियों की भी घोषणा की गई है, जिसमें हरीश कुमार सिंह का नाम है, अनिल चौधरी का नाम है, रंजना उपाध्याय का नाम है, मुकुट बिहारी वर्मा है, इसमें कमलेश कुमार है, इसमें राजेंद्र तिवारी इसमें शामिल हैं। इस बीच आपको यह भी बताते हैं कि मुरादाबाद मंडल की कुंदरकी विधानसभा जो कि बीएसपी ने यहां पर रफसुल्ला उर्फ छिद्दा खां को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। टिकट मिलने के बाद उन्होंने मायावती का आभार जताया है। उन्होंने बताया कि यह सीट 3 बार बीएसपी के पास रही है, लिहाजा अब की बार जनता एक बार फिर से बीएसपी को मजबूत करने जा रही है। की सीट थी, ये कोई बात नहीं है किस वक्त किसकी हो जा, ये तो पता ही ना आगे से। लेकिन हम तो यही मानेंगे कि लोग बसपा के साथ रहेंगे अब, क्योंकि जिन्हें वोट देके भी कुछ बोलते तो है ना। तो बहन जी हर समाज का सम्मान करती है, उनकी सरकार चली तो उन्होंने मुसलमानों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा और छोटे समाज हो या पिछड़ा समाज हो, हर समाज का बहन जी ध्यान रखती है, हमारी पार्टी ध्यान रखती है। तो मैं भी यही कहूंगा कि पिछड़ा वर्ग हो या जो भी हो, सबका सहयोग से मैं अगर कुछ बना तो सबका साथ। गाजियाबाद सीट के पिछले 2 चुनावों का विश्लेषण करें तो लड़ाई एक तरफा दिखती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में राहुल और अखिलेश की जोड़ी को मिली कामयाबी साफ करती है कि यह मुकाबला दिलचस्प भी हो सकता है। तो सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी करने में कामयाब हो पाएगा या फिर नहीं। देखिए रिपोर्ट। उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और अब फाइनल लड़ाई की बारी है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। एक तरफ योगी की टीम 9 है तो दूसरी तरफ राहुल और अखिलेश की साझेदारी में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। आज आपको गाजियाबाद सीट के समीकरणों के बारे में बताएंगे। गाजियाबाद सीट के पिछले 2 चुनावों का विश्लेषण करें तो लड़ाई एक तरफा दिखती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में राहुल और अखिलेश की जोड़ी को मिली कामयाबी साफ करती है कि मुकाबला दिलचस्प भी हो सकता है। चुनाव जो होगा वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होगा, क्योंकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन 2 सीटों पे इनका गठबंधन हुआ है, तालमेल हुआ है। तो बेशक पिछली बार समाजवादी पार्टी भी लड़ी थी, कांग्रेस भी लड़ी थी, बसपा भी लड़ी थी। इस बार अच्छी लड़ाई होगी, लेकिन सवाल यह है कौन कैंडिडेट बन। बसपा ने जो कैंडिडेट बनाया है वो हल्का कैंडिडेट, उसकी जमीन मजबूत नहीं। तो इसका मतलब ये मैसेज जा रहा है कि बसपा का जो कैंडिडेट मायावती ने दिया है वो बीजेपी से पूछ के दिया है, तो अंदर खाने बीजेपी की सपोर्ट करेगा। आपने देखा होगा 2017 के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश राज्य अग्रणी राज्य के रूप में पूरे देश के पैमाने पर उभर रहा है। उपचुनाव के लेकर हमारी पूरी तैयारियां हैं, हम सभी सीटों पर विजयश्री दर्ज करेंगे। दरअसल इस सीट पर 2017 और 2022 में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। वहीं इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग में गाजियाबाद की सीट कांग्रेस के हिस्से में आई है। उधर कांग्रेस के इस सीट पर चुनावी प्रदर्शन के इतिहास को देखें तो 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस चौथे स्थान पर रही थी। हालांकि इस बार उपचुनाव में कांग्रेस नेता क्लोज फाइट की बात कह रहे हैं। गाजियाबाद शुरू से कांग्रेस के पास रही है। हमने 6 बार ये सीट जीती और 6 बार भारतीय जनता पार्टी ने सीटें जीती है। और हमारे यहाँ से सांसद रहे हैं सुरेंद्र प्रकाश गोयल, विधायक भी रहे सुरेंद्र प्रकाश गोयल, हमारे यहाँ सुरेंद्र कुमार भुन्नी भी विधायक रहे हैं और काफी हम यहाँ पहले दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ते रहे। इस चुनाव में यह हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से यहाँ के मतदाताओं को ठगने का काम अतुल गर्ग जी ने किया है और जिस तरीके से बेरोजगारी चरम पर है, छोटी छोटी नगर निगम और जितने भी प्रशासनिक जो है कार्यालय हैं, वो सब छोटे व्यापारियों, छोटे दुकानदारों, मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों को ठगने का काम करते हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे और कांग्रेस पार्टी इस बार ये सीट को जीत करके उत्तर प्रदेश में एक परचम लगाने का।
गाजियाबाद की सीट पर 2022 में बीजेपी के अतुल गर्ग ने बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में गाजियाबाद से चुनकर संसद चले जाने के बाद अतुल गर्ग की ये सीट खाली हो गई थी। वहीं इस सीट के कास्ट फैक्टर का जिक्र करें तो ये सीट दलित और ब्राह्मण बहुल मानी जाती है। ब्राह्मण 55,000, दलित 80,000, ओबीसी 45,000, मुस्लिम 35,000, वैश्य 35,000, जाट 10,000, ठाकुर 25,000, यादव 12,000। गाजियाबाद सीट पर दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम वोटर्स के अलावा सवर्ण वोटर्स भी निर्णायक साबित होते हैं। करीब 4.25 लाख वोटर्स वाली इस सीट पर किसका पलड़ा भारी रह सकता है, राजनीतिक जानकारों का इस पर क्या कहना है, ये भी सुनते हैं। इस सीट पे मुस्लिम दलित का ज्यादा जोर है, ब्राह्मण भी वोट अच्छा है। वैसे तो वैश्य बिरादरी के विधायक होते रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में गाजियाबाद सीट पे, गाजियाबाद क्षेत्र में वैश्यों का व्यापार है, लेकिन वो वैश्य रहते हैं मुरादनगर क्षेत्र में, राजनगर, कबीरनगर इधर की तरफ रहते हैं, तो उनके वोट ज्यादा नहीं है, उनका शोर ज्यादा है। तो इस दिलचस्प बात ये रहेगी कि दलित वोट किधर जाएगा, दलित वोट बसपा को जाएगा या नहीं जाएगा। गाजियाबाद सीट पर बीजेपी लगातार पिछले 2 चुनावों से बड़ी जीत हासिल कर चुकी है। वहीं लोकसभा चुनाव में भी भारी जीत के साथ बीजेपी का इस सीट पर मजबूत होल्ड माना जा रहा है, लेकिन अखिलेश और राहुल मिलकर अगर अपने वोटों को एकजुट कर सकें और पासा पलटने का चमत्कार कर सकें तो ये बड़ा उलटफेर माना जाएगा। तकरीबन यहाँ पे जो वोटर्स हैं, ये बताया जाता है कि जो गाजियाबाद की शहर सीट है वो पहले से ही भाजपा के पक्ष में जाती रही है। इससे पहले भाजपा के ही उम्मीदवार अतुल गर्ग यहाँ पर भाजपा से विधायक थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान सांसदी का उन्होंने चुनाव लड़ा और वहां से जीत भी हासिल की, जिसके बाद से ये सीट लगातार खाली चल रही है। सबसे हैरानी की बात यह है कि गाजियाबाद को हॉट सीट कहा जाता है, बावजूद उसके अभी किसी भी पार्टी ने अपना कोई प्रत्याशी यहाँ से घोषित नहीं किया गया है। अब देखना यह होगा कि इस बार जनता किसको चुनकर विधानसभा भेजती है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कानपुर देहात की खबर, जहां पर बलवंत हत्याकांड में आरोप तय, शिवली के तत्कालीन कोतवाल दोषी करार, मेंथा चौकी के तत्कालीन प्रभारी भी दोषी करार, एसएचओ राजेश सिंह, दरोगा ज्ञान प्रकाश दोषी करार, एसओजी प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मी दोषी मुक्त कर दिए गए हैं। 24 अक्टूबर को सजा को लेकर सुनवाई की गई थी। कोतवाली शिवली क्षेत्र के लालपुर सरैया के रहने वाले बलवंत की 12 दिसंबर 2022 को पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 302, 147, 504, 506 के तहत केस दर्ज किया था। दो अभियुक्त तत्कालीन थाना सिवली के प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह और मैथा चौकी इंचार्ज ज्ञान प्रकाश पांडे को दोष सिद्ध किया है। शेष 6 अभियुक्त गणों को जो एसओजी टीम के थे उनको दोष मुक्त किया है, अपराध किया गया है। तो हमें ये आशा थी कि सभी को इसमें दोष सिद्ध किया जाएगा। शेष न्यायालय का निर्णय अभी हाथ में नहीं है, उसको पढ़ने के बाद यद्यपि न्यायालय ने मौखिक रूप से जो निर्णय सुनाते हुए बताया है कि शेष 6 अभियुक्तों को जिन्हें दोष मुक्त किया है उन्हें क्लीन चिट नहीं दी है, संदेह का लाभ दिया है। तो एक बार निर्णय पढ़ने के बाद तय करेंगे कि क्या करना है। निर्णय कब आएगा और ये सजा के बिंदु पर कब सुनवाई? सजा के बिंदु पर 24 तारीख लगाई है न्यायालय ने, तो उसी दिन सजा के बिंदु पर बहस भी होगी और निर्णय भी आएगा। और आइए बढ़ते हैं आगे, कासगंज की खबर आपको बताते हैं, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों का इलाज जारी है। खेत में कारीगरों से पटाखा बनवाते समय यह हादसा हुआ है। दीपावली के लिए देसी पटाखे बनाते वक्त धमाका हो गया। घटना कोतवाली परियाली क्षेत्र के नगला किशोरी की है। एसडीएम पटियाली ने इस मामले की जांच करके कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। तो यहाँ आने पे देखा गया नहीं कि लोग बाहर यहाँ खुले में नहीं पटाखा निर्मित कर रहे थे,
नियमितकरण के दौरान ही ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। अब तक की जांच में क्या निकल कर आया सकता हूँ? अभी तो इनका हम लोग 3-4 दिन पहले जांच किए थे, ये लाइसेंसधारी हैं और अब ये देखना है नहीं, थोड़ा सा नहीं और जांच का विषय है नहीं कि ये मानक के अनुसार कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, आगे कार्रवाई कर रहे हैं। सर, मौके से क्या मालिक फरार हो गए हैं सुनने में आ रहा है? मालिक का नंबर लगाया जा रहा है, अभी तो ट्रेस नहीं हो रहा है। मालिक पटियाली रहते हैं। मेरठ से खबर, जहां पर 14 साल के नाबालिग पर एक महिला इंजीनियर को गोली मारने का आरोप लगा है। घटना से जहां जुड़ा हुआ सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है, तो वहीं नाबालिग लड़का महिला को गोली मारता हुआ इस फुटेज में दिखाई भी दे रहा है। ये घटना थाना पल्लवपुरम क्षेत्र के एक कैफे की है। बताया जा रहा है कि महिला इंजीनियर अपने भाई के साथ कैफे मालिक से मिलने आई थी और इसी दौरान नाबालिग टेबल पर रखी कैफे मालिक की लाइसेंसी पिस्टल से छेड़छाड़ करने लगा, जिससे गोली चल गई। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केस दर्ज करके पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच कर जांच की तो पाया गया कि वहां पे कैफे के ओनर हैं गौरव, उनकी पिस्टल लाइसेंसी पिस्टल थी, जहां पे एक नाबालिग लड़का है जिसके द्वारा उसके छेड़छाड़ किया गया। छेड़छाड़ के दौरान पिस्टल से गोली चली है और जिसमें एक युवती है जिसके पैर में गोली लगी है। युवती को उपचार हेतु अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहाँ उसकी हालत अभी नॉर्मल बताई जा रही है और दोनों ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। खबर दिल्ली से, जहां पर एयर इंडिया में काम करने वाली एक कर्मचारी ने अपने महिला अधिकारी पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। ड्यूटी के दौरान टीका लगाने से रोकने का आरोप है। टीका लगाना ना छोड़ने पर तरह तरह के टॉर्चर देने का आरोप है। पीड़ित लड़की सहारनपुर की रहने वाली है और उसने एक वीडियो जारी किया है इसको लेकर, जिसमें वो गंभीर आरोप लगा रही है। हमारी जो सीनियर पीएसएम जो आई हुई है मेजबिना अख्तर, वो पूरे नवरात्रों से मेरे को बोल रही है टीका लगाना अलाउड नहीं है। एक दिन मैंने उनसे बोला था कि मैडम मैं तो पहले से ही, जब से मेरे को भी नहीं याद है, जब से मैं मतलब अपना होश संभाला तब से सुबह पूजा पाठ करके टीका लगा के ही अपना काम शुरू करती हूँ, जैसे हिंदुओं में होता ही है। ठीक है, उसके बाद अब उन्होंने एक दिन मेरे को बोला था कि टीका लगाना ग्रूमिंग में अलाउड नहीं है। मैंने बोला मैडम टीका तो नहीं छोड़ सकते हम लोग लगाना, और ग्रूमिंग से और टीके से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो तब से उन्होंने मेरे को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो डीएम थे हमारे, अभी उनका ट्रांसफर